Hello students, welcome to my class. Today we will do the applications of Newton's second law of motion. In last video we have done the Newton's second law and momentum. ये दोनों टॉपिक किए थे हमने. आज हम करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए. ये स्टूडेंट्स फर्स्ट देखो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. कि हम क्रिकेट बॉल जो होती है उसको कैच करने में कैसे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया जाता है. क्रिकेटर प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल. कोई भी क्रिकेट प्लेयर है जब किसी बॉल को कैच करने लगता है, ठीक है, तो अपने हैंड्स बैकवर्ड जो है डायरेक्शन में लेके आता है. आपने देखा होगा, ठीक है, अक्सर हम टीवी में देखते हैं. पीछे की तरफ या नीचे की तरफ जो है अपने हाथों को रखते हैं ताकि जो बॉल है वो टाइम ले थोड़ा सा उनके हाथों में आने के लिए. दिस इज़ डन टू प्रिवेंट द इंजरी टू द हैंड्स. ऐसा क्यों करते हैं वो? कि अपने हैंड्स को इंजरी से बचाने के लिए. वी कैन एक्सप्लेन इट एज फॉलोज. अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज़ अ लार्ज मोमेंटम. क्योंकि बेटा जो फास्ट मूविंग, देखो फास्ट मूविंग जो क्रिकेट बॉल होती है उसके पास लार्ज मोमेंटम होती है. क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो मोमेंटम भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो इसलिए अगर कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है उसके मोमेंटम क्या है? लार्ज है. इन स्टॉपिंग दिस क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू जीरो. तो आपको इतनी फास्ट जो क्रिकेट बॉल है उसको कैच करने के लिए उसकी मोमेंटम क्या करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है. और इतनी कम कि जीरो ही करनी पड़ती है. व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड्स ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल. जब कोई भी क्रिकेटर जो होता है, क्रिकेट प्लेयर होता है, ठीक है, वो अपने हैंड्स को बैक लेके जाता है फास्ट बॉल को कैच करने के लिए. देन द टाइम टेकन टू रिड्यूस मोमेंटम ऑफ द बॉल टू जीरो इज़ इंक्रीज्ड. तो जो उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों लेके आता है वो हाथों को पीछे? ताकि जो टाइम होता है वो इंक्रीज़ हो जाए, बॉल को कैच करने का टाइम इंक्रीज़ हो जाए. अगर टाइम इंक्रीज़ होगा ड्यू टू मोर टाइम टेकन, अगर जितना टाइम इंक्रीज़ होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज डिक्रीज. मोमेंटम क्या होगी? कम होगी. मोमेंटम टाइम के रेसिप्रोकल है. अगर मोमेंटम आपका टाइम जो ज़्यादा ले रहे हो, इट मीन्स मोमेंटम क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. ठीक है, जितनी मोमेंटम कम होगी उतनी ही फोर्स कम लगेगी हैंड्स के ऊपर और हैंड्स को चोट नहीं आएगी. क्लियर? तो यहाँ पर क्या कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलेरेशन. और जब फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम. क्लियर? तो किसी भी क्रिकेटर प्लेयर को अपने जो बॉल को कैच करने के लिए, ठीक है, उसको टाइम बढ़ाना पड़ता है हाथों को पीछे करके, जिसकी वजह से मोमेंटम कम हो जाता है. मोमेंटम कम होता है तो फोर्स भी कम लगती है, जिसकी वजह से हाथों को कोई इंजरी नहीं होती. क्लियर? अब देखिए बेटा, मैंने एक और एग्जांपल ली है. द केस ऑफ अ हाई जंपर. ठीक है, हाई जंप करने के लिए जब भी कोई एथलीट है, ठीक है, वो हाई जंप करता है तो हम वहाँ पर क्या बनाते हैं? हीप ऑफ सैंड, या तो रेत का ढेर बनाते हैं या कोई कुशन रख देते हैं. ठीक है, अक्सर यही होता है. तो उसको चोट कम लगती है. तो कारण क्या है, क्यों चोट उसको कम लगती है? देखो, वेन द हाई जंपर फॉल्स ऑन द सॉफ्ट लैंडिंग साइड. जब भी कोई हाई जंपर, ठीक है, एथलीट जो होता है, सॉफ्ट लैंडिंग साइड पे जंप करता है, ठीक है, सॉफ्ट कोई चीज़ से बना रखा, चाहे क्वेश्चन है वो, चाहे हीप ऑफ सैंड है, ठीक है, उससे बना रखा, उस पर जंप करता है. देन द जंपर टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम टू स्टॉप. तो उसको जो है स्टॉप होने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है, यानी कि ज़्यादा टाइम लगता है. और आप पढ़ चुके हैं कि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो रेट ऑफ चेंज में मोमेंटम होती है, तो मोमेंटम क्या होगी? कम होगी. जितनी मोमेंटम कम होगी उतनी ही फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी. ठीक है, तो आप याद रखना कि जो मोमेंटम है, ठीक है, वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और जो मोमेंटम है, फोर्स है, वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मीन्स पता है क्या हुआ बेटा? कि जो टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो मोमेंटम कम लगेगी. ठीक है, और इसका मीन्स ये हुआ कि अगर मोमेंटम ज़्यादा तो फोर्स भी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी. ठीक है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है. रेसिप्रोकल मीन्स एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा हो रही है. ठीक है, एक चीज़ अगर ज़्यादा है तो दूसरी कम हो रही है.
लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीन्स होता है एक चीज़ को बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है और एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ भी घटती है। तो टाइम ज़्यादा ले रहा है वो, ठीक है, कुशन पे जंप करके या सैंड पे जंप करके टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो मोमेंटम क्या हो रही है, लेस हो रही है। मोमेंटम क्या होगी, लेस। अगर मोमेंटम लेस है तो फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। अगर फोर्स कम है तो वो हर्ट भी नहीं होगा, ठीक है, जो भी एथलीट है उसको कोई चोट वगैरह नहीं आएगी। तो ऐसी कुछ और एप्लीकेशंस आपकी जो बुक में दे रखी हैं तो आप उनको सबको रीड करोगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ। ये स्टूडेंट्स सी द न्यूमेरिकल्स, दीज आर सॉल्व्ड एग्जांपल्स and we use the formulas of momentum and the Newton's second law according F is equal to mass into acceleration। ये दो फार्मूले यूज़ करके ये सारी न्यूमेरिकल्स की हुई हैं बेटा, तो आपकी इनको प्रैक्टिस करनी है। दीज आर द ऑन द पेज नंबर 83, तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दो फार्मूले यहाँ पर यूज़ हुए हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करवाती हूँ। अ बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 300 kg मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, 60 kg। हमने लिख लिया एम, मास को एम से डिनोट करते हैं ना, एम इज इक्वल टू 60 kg। मोमेंटम ऑफ 300 kg, मोमेंटम कितनी है 300, तो मोमेंटम हम स्मॉल पी से लिखते हैं इज इक्वल टू 300 kg मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी, आपको इसकी वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है। फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। देखो आप तो चाहे यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दो, मास की वैल्यू पुट कर दो और वेलोसिटी की निकाल लो डायरेक्ट, या फार्मूले को ही पहले थोड़ा मोल्ड करके लिख लो कि आपको जो चीज़ निकालनी है वो एक तरफ रख ली वेलोसिटी, ठीक है, मास उधर जाके मोमेंटम के डिवाइड में हो जाएगा, तो मास मोमेंटम के डिवाइड में हो गया। तो इन दोनों की आप वैल्यू पुट कर दो, आपके पास जो है वेलोसिटी आ जाएगी, डेट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए बेटा, फाइंड द चेंज ऑफ द मोमेंटम। देखो अगर चेंज ऑफ मोमेंटम का है मीन्स आपको दो मोमेंटम निकालनी है और दोनों को माइनस करना है, उसको हम चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ऑफ कार वेटिंग 1500 kg, कार का वेट कितना है 1500, यानी कि ये आपको मास गिवन है, ठीक है। मास ऑफ द कार जिसको हम किससे नोट करेंगे, एम से नोट करेंगे, एम इज इक्वल टू 1500 kg, ठीक है। एंड व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड जो है, स्पीड मीन्स वेलोसिटी ही हो गया, स्पीड और वेलोसिटी का मीनिंग सेम ही होता है। तो स्पीड या वेलोसिटी आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि जो 36 थी पहले उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम यू से नोट करते हैं, ठीक है, यू से नोट करते हैं। ये आपको स्मॉल यू दे दिया 36 किलोमीटर। अब जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है 36 से 72, ठीक है। जहाँ तक वो चेंज हो रही है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। जो फाइनल स्पीड होती है उसको हम वी से नोट करते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। लेकिन हमने यूनिट्स पहले जो है वो हमेशा ही आपको ऐसे यूनिट में करनी है, यानी कि मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड शो करनी है। तो आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, जो भी सॉल्व करके आएगा। ऐसे दोनों आपने इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आप यहाँ से करना, देखो आप क्या निकालोगे, पहले चेंज इन द मोमेंटम कहा है ना, उसका फॉर्मूला होता है mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। मास हमें 1500 ही है, फाइनल वेलोसिटी जो v दे रखा था, ठीक है, स्मॉल v हमने निकाला 72 से 20 वैल्यू पुट कर दी, माइनस मास, फिर आपको 1500 मास तो वही पुट करोगे आप, जो आपको कितना कितना आपने सॉल्व करके निकाला था 10 आ गया, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख लोगे और फिर जो भी आंसर आएगा उनको माइनस कर दोगे, ठीक है। वो आपकी चेंज इन दी मोमेंटम निकल जाएगी, ये चेंज इन दी मोमेंटम का फार्मूला है। क्लियर। तो ऐसे ही आपको सभी न्यूमेरिकल्स जो हैं प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं 9 हैं 10 हैं 12 हैं, वो सभी प्रैक्टिस करोगे आप। और प्रैक्टिस करने के बाद बेटा एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, कोई भी समय प्रॉब्लम है तो आप किसी भी टाइम मुझे ये पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। क्लियर। थैंक यू बेटा।